हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड, तारे, सूर्य, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया था और उसमें जो मेन पॉइंट थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे और अगला टॉपिक है हमारा सौर मंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम वो होता है जिसमें सूर्य और उसका परिवार, मतलब चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल में क्या क्या आता है? सूर्य जो केंद्र होता है और उसके परिवार जो होते हैं, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, उल्का पिंड, ये सब सौर मंडल कहलाते हैं। मतलब सौर मंडल सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सूर्य जो होता है वो सौर मंडल का जन्मदाता होता है। मतलब सूर्य जो है, अगर सूर्य ना होता सौर मंडल में तो सौर मंडल की जो है कल्पना हम नहीं कर सकते, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता सौर मंडल का। सूर्य के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य ही जो है, सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है और उससे है प्राप्त जो है प्रकाश प्राप्त होता है। इसी वजह से सूर्य जो है सौरमंडल का जन्मदाता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है उसका। सूर्य की ऊर्जा का क्या होता है? सूर्य में जो हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदल जाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। उसी से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलके जो है हीलियम का निर्माण करते हैं। तो यह रिएक्शन जो है होता है दो हाइड्रोजन अणु से एक हीलियम अणु का निर्माण होता है। तो ये जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है और बहुत सारी जो है एनर्जी क्रिएट होती है। इसी से जो है हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी क्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस प्रक्रिया द्वारा है, किस रासायनिक क्रिया द्वारा होती है? तो वो क्या है? नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन रासायनिक क्रिया द्वारा होती है। अगला है हमारा ग्रह। सूर्य के जो चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं उन्हीं को हम ग्रह बोलते हैं। तो ग्रह के बारे हम जान लेते हैं। प्लैनेट क्या होता है? वे खगोलीय पिंड जिनका अपना न ऊष्मा होता है, न ताप होता है, न प्रकाश होता है, उन्हीं को ग्रह कहते हैं। ग्रह क्या होता है? जिनका ना कोई ऊष्मा होता है अपना, ना कोई ताप होता है, ना कोई प्रकाश होता है, उन्हीं को कहते हैं हम ग्रह। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? सभी जानते हैं ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। पहले जो ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती थी? 9। अभी हम आगे बताएंगे कि 9वां जो ग्रह था वो क्यों हटा दिया गया। तो पहला हमारा है बुध, मरकरी बोलते हैं इसको, मरकरी। दूसरा है शुक्र, वीनस। तीसरा है पृथ्वी, अर्थ। चौथा है मंगल, मार्स। पांचवा है बृहस्पति, जुपिटर। छठा है हमारा शनि, सैटर्न। सातवां है अरुण, यूरेनस। आठवां है हमारा वरुण, नेपच्यून। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं जो
सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो 9वां ग्रह था वो था प्लूटो, हिंदी में यम बोलते हैं। उसको ग्रह की श्रेणी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो जिस कक्षा में चक्कर लगाता था वो कक्षा क्या करता था, इन सब ग्रहों के कक्षा को काटते हुए चक्कर करता था, परिक्रमा करता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला है, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं और उससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और ये क्या करते हैं, जितनी उन्हें आवश्यकता होती है वो लेते हैं और कुछ जो है वो परावर्तित कर देते हैं प्रकाश को। जितनी उन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है वो ग्रहण करते हैं और कुछ जो है वो परावर्तित कर देते हैं। ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर काटते हैं। उनका जो पथ होता है निश्चित होता है, उस पथ को छोड़कर वो दूसरे पथ को नहीं जाते, वो अपने ही पथ में चक्कर काटते हैं सूर्य का, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और ये कक्षाएं जो होती हैं इनकी आकृति कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार ऐसे होता है, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। इसी में वो चक्कर लगाते हैं जिसे हम कक्ष बोलते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। ये याद रखिए कि सूर्य का जो है परिक्रमा लगाने वाले जो ग्रह हैं वो किस दिशा से किस दिशा में चक्कर लगाते हैं, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक अपवाद है, उस अपवाद में 2 ग्रह आते हैं, शुक्र और अरुण। याद रखिएगा, 2 ग्रह आते हैं, शुक्र और अरुण, जो सूर्य की परिक्रमा जो है वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में करते हैं। सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। और इसके अलावा जो भी ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमा करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत कम लोगों को पता रहता है, क्योंकि अब जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हो रहा है या शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है, टेट जो होता है किसी भी स्टेट का, उसका लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तो आप लोग दिए होंगे तो जानते ही होंगे, उसका लेवल जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए हमें सब चीज़ पढ़ते हुए जाना है, कुछ चीज़ छोड़ना नहीं है। अब ग्रहों को जो है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा आंतरिक ग्रह, जो हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनमें 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला मतलब बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। ये 4 ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। ये जो है भारी पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। ये भारी पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। भारी पदार्थ में क्या आते हैं, चट्टान। ये चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं और ये सूर्य के निकट होते हैं। और एक चीज़ और, ये पृथ्वी के जो है सदृश होते हैं, पृथ्वी के समान होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पार्थिव। पृथ्वी के समान, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी के समान। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये भारी चट्टानों से बने होते हैं, सूर्य के निकट होते हैं, पृथ्वी के सदृश होते हैं, जिन्हें हम पार्थिव कहते हैं। और दूसरा है बाह्य ग्रह, जो अगला 4 बचे हुए हैं
ग्रह उनको बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 उपग्रह जो है 4 ग्रह जो हैं वो बाह्य ग्रह में रखे गए हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको एक और नाम बोला जाता है ग्रेट प्लैनेट, महान ग्रह इन्हें बोला जाता है। ये जो है हल्के पदार्थों से बने होते हैं। हल्के पदार्थ मतलब गैसों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसलिए इनका घनत्व भी कम होता है क्योंकि ये हल्के पदार्थों से बने हैं, इसलिए इनका घनत्व जो होगा आंतरिक ग्रहों से कम होगा। आकार में तो बड़े रहेंगे लेकिन घनत्व में कम रहेंगे। ये सारे जो है बृहस्पति सदृश हैं। ये जो शनि, अरुण, वरुण हैं वो लगभग बृहस्पति के समान हैं आकार में और द्रव्यमान में, तो इसीलिए इन्हें बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहस्पतीय ग्रह। याद रखिए, छोटा छोटा पॉइंट है उसको याद रखिए। अब हम देख लेते हैं घूर्णन काल क्या होता है। तो घूर्णन काल क्या होता है? ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं और वो एक ही कक्षा में घूमते रहते हैं, केवल अपने ही पथ पर वो घूमते हैं। तो घुमाव को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? घूर्णन काल। मतलब ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर घूमते हैं, तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो उन्हें समय लगता है उसको घूर्णन काल कहते हैं। यहाँ पे समझिए कि घूर्णन काल जो होता है केवल ग्रह अपने अक्ष पर जो घूमते हैं उस घूर्णन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? घूर्णन काल। मतलब वो नहीं कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं एक चक्कर, उसका समय नहीं है। ग्रह अपनी कक्षा में जो घूमते हैं उसका एक घुमाव पूरा करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं घूर्णन काल। अब जान लेते हैं परिक्रमण काल क्या होता है। ग्रह जो है अपने अक्ष पर तो घूमते ही हैं, उसके साथ साथ वो जो है सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं। क्या होता है? ग्रह जो है अपने अक्ष के चारों ओर घूमते हैं, उसके साथ साथ वो सूर्य का भी घूमते हुए चक्कर लगाते हैं। और सूर्य का चक्कर जो है वो लगाते हुए जब एक चक्कर पूरा करते हैं तो उसी समय को क्या कहते हैं? एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उन्हें उसी को कहते हैं हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। और ग्रह द्वारा अपने अक्ष के परितः एक घूर्णन पूरा करने में लगे वाले समय को क्या कहते हैं? घूर्णन काल। इसका अंतर जो है वो समझिएगा। अब जान लेते हैं उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जिनकी ना तो अपनी ऊष्मा होती है, ना ताप होता है, ना प्रकाश होता है, और जो ग्रहों के चक्कर काटते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रह क्या थे? जिनकी अपनी ना तो ऊष्मा है, ना ताप, ना प्रकाश, और वो सूर्य का चक्कर लगाते थे, तो वो ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जिनकी ना तो अपनी ऊष्मा होती है, ना ताप, ना प्रकाश, और जो ग्रहों के चक्कर काटते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह। उपग्रह ग्रहों के चक्कर काटते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चंद्रमा भी नाम दिया गया है। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। इसीलिए जो है उपग्रह को जो हम चंद्रमा के नाम से भी उसको इंगित करते हैं,
यहाँ चंद्रमा का मतलब वो चंद्रमा नहीं है जो पृथ्वी का उपग्रह है, बस केवल पृथ्वी का उपग्रह होने की वजह से चंद्रमा जो है उपग्रह का ही नाम दे दिया गया है चंद्रमा को। या तो कोई भी उपग्रह हो उसको हम चंद्रमा के नाम से जो है उसको बुला सकते हैं। यहाँ पे फिगर है सौरमंडल सोलर सिस्टम का। ये हमारा केंद्र में जो है सूर्य है, सूर्य। ये हमारा केंद्र में जो है सूर्य है और इसके चारों तरफ जो है ग्रह हैं। ये है मरकुरी, बुध बोलते हैं। ये जो है इसका परिक्रमण काल कितना है, 88 डेज है। फिर ये हमारा शुक्र है, वीनस, इसका परिक्रमण काल कितना दिया है, 224.7, इतना दिन लेता है। 224.7 डेज। फिर हमारा है तीसरी कक्षा जो है पृथ्वी। पृथ्वी है ये 365 देश एक चक्कर पूरा करने में लेता है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है 365 देश। फिर हमारा है मार्स, मंगल, चौथी कक्षा में। ये 687 दिन लेता है सूर्य की चक्कर लेने में, चक्कर पूरा करने में। अगला है हमारा पांचवा, कौन सा है, बृहस्पति, जुपिटर, जो 11.9 ईयर्स लेता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। अगला है हमारा कौन सा है, सैटर्न, शनि। ये जो है 29.5 ईयर्स लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। और अगला है यूरेनस जो 84 ईयर्स लेता है, 84 ईयर्स सूर्य का चक्कर लगाने में। और अगला है हमारा नेपच्यून, ये लेता है 164.8 ईयर्स। कितना, 164.8 ईयर्स लेता है वरुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा याद रखिएगा। जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या है, ये तो सबको पता है। पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। दूसरा है आकार के अनुसार। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा क्या है, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, तो बड़े से छोटे घटते क्रम में। तो आकार के अनुसार घटता क्रम क्या है ग्रहों का, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा आकार इसका है बृहस्पति का, फिर शनि का है, फिर अरुण का है, फिर वरुण का है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ये क्रम याद रखिएगा। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है, बड़े से छोटा है, मतलब घटते क्रम में है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो बृहस्पति जो है आकार के अनुसार जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा हमारा बुध है। आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। और द्रव्यमान के अनुसार जो है ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, बृहस्पति का, सबसे कम बुध। तो वही है, आकार भी वही है और द्रव्यमान भी वही है। चाहे वो द्रव्यमान के अनुसार हो या आकार के अनुसार, जो सबसे बड़ा है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा जो है वो बुध है। बृहस्पति के बाद जो है शनि का होता है, फिर वरुण का, फिर अरुण का, फिर पृथ्वी का, फिर शुक्र का, फिर मंगल, फिर बुध आता है। तो ये क्रम जो है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का याद रखिएगा।
नोट कर लीजिएगा ये सब। अब घन अनुसार अवरोही क्रम क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, सबसे ज़्यादा किसका घनत्व है, किस ग्रह का। सबसे ज़्यादा जो है पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसका घनत्व 5.5 के आसपास है, पृथ्वी का घनत्व जो है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, फिर शनि। तो ये क्रम याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका, पृथ्वी का, और सबसे कम, ये दो चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि सबसे ज़्यादा है किसका है और सबसे कम किसका है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का होता है और सबसे कम जो होता है वो शनि का होता है। अब हम ग्रह की बात कर लेते हैं, एक एक ग्रह की बात करेंगे। इसमें बस 2 ग्रह की बात हमने की है, बुध और शुक्र की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो इसलिए हम 2 ही ग्रह लेके आए हैं। फिर अगले में हम एक एक करके सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो होता है सौर मंडल का सबसे छोटा होता है और सूर्य के सबसे निकट होता है। बुध ग्रह क्या होता है, सौर मंडल के सबसे निकट होता है और सबसे छोटा होता है। इस पर जो है कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह की संख्या 0। ये क्वेश्चन बहुत बार, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, टेट हो, किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये सब पूछा जा चुका है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, 0 होता है, कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध ग्रह पे जो है दिन बहुत गर्म रहता है। बुध ग्रह पे हम जाएं तो दिन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रातें जो होती हैं बहुत बर्फीली होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं बुध ग्रह पे। और इसका जो तापांतर है सबसे ज़्यादा 560 डिग्री सेल्सियस। तापांतर का मतलब होता है कि ताप में कितना अंतर है, मतलब जो रात में तापमान है और जो दिन में तापमान है उसमें जो है अंतर कितना है। तो रात में जो है -170 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान बुध ग्रह पे। तो -170 मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, और दिन में जो है 390 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो 170 और 390 अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 560। तो यही जो है तापांतर बोला जाता है। मतलब -170 से पहले वो 0 पर आएगा तो 170 डिग्री सेल्सियस वो हो गया, फिर 0 से लेके 390 तक पहुँचेगा और 390 वो हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 560 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा तापांतर। तो बुध का जो तापांतर होता है सबसे ज़्यादा होता है, 560 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिए। अगला ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह, वीनस। ये पृथ्वी के, याद रखिए यहाँ सूर्य नहीं लिखा है, पृथ्वी लिखा है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह की बात करें तो सबसे निकट ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह, क्योंकि बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल भी आ रहा है लेकिन मंगल से पहले जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है शुक्र है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह, याद रखिए। सूर्य से दम में ये दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है दूसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में। ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लेता है, 225 दिन। 225 दिन लेता है सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में। और एक घूर्णन मतलब अपने अक्ष में घूमने पर, मतलब एक घूर्णन पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 243 दिन। कितना, 243 दिन।
अब हम देख रहे हैं कि केवल वो अपने अक्ष पर जब घूमता है तो एक घूर्णन पूरा करने में 243 दिन ले रहा है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में उससे कम दिन ले रहा है, 225 दिन। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने दिन में करते हैं या जितने वर्ष में करते हैं तो उसको जो बोला जाता है एक सौर वर्ष बोला जाता है। मतलब एक साल में कितना दिन उस ग्रह पे होगा। तो जैसे पृथ्वी ग्रह की हम बात करें तो पृथ्वी ग्रह जो है 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। तो 365 क्या होगा, एक सौर वर्ष हो गया, एक वर्ष में 365 दिन हो गए। तो इसी तरह शुक्र का जो एक वर्ष है तो एक वर्ष में कितने दिन है, 225 दिन। और पृथ्वी ग्रह पर एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन। तो इसी तरह शुक्र ग्रह पे जो एक वर्ष होता है वो 225 दिन होगा। और वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो घूर्णन काल है, समय है, वो 243 दिन है। कहने का मतलब इसका एक दिन जो है, पृथ्वी का जो एक दिन होता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शुक्र का जो एक घूर्णन पूरा कर रहा है 243 दिन है। और ये 243 दिन जो है वो एक दिन माना गया है, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटा लेता है। तो 24 घंटा जो है वो एक दिन को माना गया है, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो उसी तरह शुक्र भी घूर्णन करता है और वो 243 दिन लेता है एक घूर्णन पूरा करने में। तो एक दिन कितने दिन के बराबर हो गया यहाँ पे, शुक्र ग्रह पे 243 दिन। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसका केवल एक दिन जो 243 दिन के बराबर है वो शुक्र के एक वर्ष से अधिक है ना। 225 दिन जो सूर्य की परिक्रमा करने में लगा रहा है वो एक वर्ष माना गया है। एक वर्ष में 225 ही दिन है और एक दिन जो है इसका 243 दिन के बराबर है। तो इस तरह शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से अधिक होता है। ये चीज़ समझिएगा, याद रखिएगा। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है हमारा, शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। हमने क्या कहा था, जो अधिकतर ग्रह हैं वो जो है किस दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमते हैं। जब सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं तो किस तरफ घूमते हुए लगाते हैं, वो पश्चिम से पूरब की तरफ। लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो किस दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। और यही कारण है कि यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूरब दिशा में होता है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी पर सूर्योदय जो होता है वो पूरब दिशा में होता है, सूर्यास्त जो पश्चिम दिशा में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। इसकी वजह से सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त जो है वो पूरब दिशा में होता है। यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लगभग 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से सौरमंडल जो है वो गर्म रहता है। और इसी वजह से जो है यह ग्रह सबसे गर्म है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। याद रखिएगा, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर 96% CO2 पाया जाता है। इसका तापमान कितना लगभग रहता है, 475 डिग्री सेल्सियस, 475 डिग्री सेल्सियस होता है इस ग्रह का तापमान, जिसकी वजह से ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। द्रव्यमान और आकार में यह पृथ्वी से थोड़े ही कम, मतलब लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र का द्रव्यमान और जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है। इसीलिए शुक्र को जो है पृथ्वी की वाहन ग्रह या पृथ्वी की भगनी ग्रह के रूप में
माना जाता है। कहा जाता है कि जो शुक्र है वो पृथ्वी की बहन ग्रह है, पृथ्वी की भगनी ग्रह है, सिस्टर प्लैनेट। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का भी तारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि शाम को ये पश्चिम दिशा में और सुबह में जो है पूरब दिशा में दिखाई देता है। शाम को कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में, और जब सुबह होता है तो वो पूरब दिशा में दिखाई देता है। इसलिए इसको कहा गया है भोर का तारा और सांझ का तारा। बुध के समान इसका अपना भी कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता, वैसे ही शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है, जीरो। अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आए कि कौन ऐसे दो ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं होता, तो वो कौन से हैं? बुध और शुक्र। लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद। अब हम अगले लेक्चर में जो है एक एक करके जितने भी ग्रह हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, और जो भी आकाशीय पिंड हैं, उल्का तारा जो भी है, हम एक एक करके चर्चा करते जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का जो है अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।